तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट में मैं तुम लोगों को बता दूं कि लाइट का डुअल नेचर एक्सप्लेन किया गया। लाइट को पहले से वेव माना जाता था और वेव थ्योरी के बेस पे बहुत सारी जो प्रैक्टिकल फिनोमेना लाइट से रिलेटेड हो रही थी उनकी एक्सप्लेनेशन दी गई। जैसे सबसे पहले हाइगेंस ने बताया था कि लाइट जो है वेव होती है, ठीक है। उसने वेव से रिलेटेड बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और ये जो है 1600 के आसपास 1670 के आसपास की बात थी। फिर उसके बाद थॉमस यंग्स आए। यंग्स ने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया जो कि हम वेव ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। तो उन्होंने भी वेव नेचर को सपोर्ट किया, ठीक है। फिर उसके बाद मैक्सवेल ने अपनी कुछ इक्वेशंस दी। ग्लेन मैक्सवेल नहीं, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल नाम था, और उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेटेड 4 इक्वेशंस बनाई थी, ठीक है, मैथमेटिकल। वो 4 इक्वेशन हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाले चैप्टर में उनकी देखते हैं, ठीक। तो उन्होंने भी वेव नेचर को सपोर्ट किया। और इंटरफ्रेंस होता था लाइट में, डिफ्रैक्शन होता था, वो वेव ऑप्टिक्स में पूरा पढ़ते हैं, और पोलराइजेशन होता था। ये केवल वेव में हो सकता है, इसलिए लाइट को वेव माना गया। लेकिन लाइट में कुछ और भी फिनोमिना होती थी, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो हर्ट्ज ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए और पहली बार हर्ट्ज ने ही पार्टिकल नेचर को प्रैक्टिकली एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो हालांकि न्यूटन ने स्टार्टिंग में 1600 के आसपास न्यूटन ने पार्टिकल थ्योरी को रख दिया था। उसने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, उसने बता दिया था कि लाइट जो है वो पार्टिकल्स से मिलकर बनी होती है। उन पार्टिकल्स का नाम कॉर्पस्क्यूल्स बोला था उसने। कॉर्पस्कुलस, न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी बोलते हैं उसको, ठीक। तो लेकिन उसके बाद काफ़ी टाइम के बाद 1875 के आसपास एक और साइंटिस्ट ये आए, जो मैं हर्ट्ज जिनका नाम ले रहा था। तो हर्ट्ज ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने देखा कि किसी भी मेटल सरफेस पे अगर लाइट को स्ट्राइक करते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन्स एमिट होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक। और उस चीज़ को प्रैक्टिकली वेरीफाई, एक मतलब प्रॉपर वे में वेरीफाई करके देखा, और वो थे हॉलबर्च एंड लेनार्ड का एक्सपेरिमेंट, जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हॉलबर्च एंड लेनार्ड का एक्सपेरिमेंट हमको डिटेल में पढ़ना है और वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पूरा प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्व करने के बाद जो उन्होंने ऑब्जर्वेशंस हैं वो हम समझेंगे। देखो, तो अकॉर्डिंग टू दिस इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। Photoelectric effect: when light falls any metal surface, then electrons starts ejecting from this surface. This is called photoelectric effect, ठीक। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो अगर किसी मेटल सरफेस पे लाइट को गिराते हैं तो जब लाइट गिरती है तो उससे फोटॉन्स का इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होने लगता है जब लाइट गिरती है। When the light falls on any metal surface, then electrons starts ejecting from this surface is called, this phenomenon is called photoelectric effect, ठीक है। इसको हम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं, ठीक। तो देखो, और इस से कहानी अब मैं बताऊं। यहाँ पे लाइट को, दिस इज according to this phenomena, this light is made of small particles, is called photon। लाइट जो है वो स्मॉल पार्टिकल्स से मिलके बनी होती है, उसको हम बोलते हैं फोटॉन, ठीक है।
तो लाइट जो है वो स्मॉल पार्टिकल्स से मिलके बनी होती है और इन पार्टिकल्स को बोला जाता है फोटॉन। ठीक है, याद कर लो, इनको क्या बोला जाता है? फोटॉन। फोटॉन और क्वांटा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ईच फोटॉन हैज सम एनर्जी and this energy is equals to h nu. h is the Planck constant या फिर hc ओवर lambda। ये फोटोन की एनर्जी होती है और h यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट है। दिस इज 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। c is the speed of light, 3 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। न्यू फ्रीक्वेंसी, लैम्डा वेवलेंथ। ठीक है, जो भी रेडिएशन आ रहा है उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होती है और उसकी कुछ वेवलेंथ होती है। तो न्यू और लैम्डा जो है पुराने टर्म्स हैं, एच और सी की वैल्यू याद करनी है। ठीक है, तो लाइट फोटॉन्स से मिलके बनी होती है। हर एक फोटॉन की कुछ एनर्जी होती है और उस एनर्जी को हम बोलते हैं ई इक्वल्स टू एच न्यू या फिर एच सी ओवर लैम्डा। तीसरी बात, इसको मिटा देता हूं। हर एक फोटॉन एक पार्टिकल है। ईच फोटॉन इज लाइक पार्टिकल, इज लाइक अ पार्टिकल एंड इट्स मोमेंटम। क्योंकि पार्टिकल का मोमेंटम होता है तो इसका मोमेंटम लिखने का तरीका है पी इक्वल्स टू एच ओवर लैम्डा। ठीक है, ये बात भी याद रखोगे। फोटॉन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, फोटॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। नो डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। पांचवी बात, रेस्ट मास ऑफ फोटॉन इज 0 या फिर कह सकते हो फोटॉन डज नॉट एग्जिस्ट इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है, अगर कोई बोले कि फोटॉन का रेस्ट मास कितना होता है, क्योंकि उसके पास मोमेंटम होता है तो मास बोला जा सकता है, तो मास नहीं होता। ठीक है, रेस्ट मास इसका, क्योंकि फोटॉन रेस्ट में एग्जिस्ट ही नहीं करता। लाइट है, लाइट जब तुम कोई सोर्स ऑन करोगे तो लाइट एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है, तो फोटॉन्स हमेशा मोशन में एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए बोलते हैं रेस्ट मास ऑफ द फोटॉन इज 0 या फिर फोटॉन डज नॉट एग्जिस्ट इन द स्टेट ऑफ डज नॉट एग्जिस्ट एट रेस्ट। ठीक है, और ठीक है, एनर्जी लिख ली, मोमेंटम लिख लिया, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, रेस्ट में एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, इट मूव्स इन एयर और वैक्यूम with the same speed of light। एयर या वैक्यूम में इसकी वही स्पीड होती है जो लाइट की स्पीड होती है। ठीक है, तो ये कुछ काम की बातें फोटॉन से रिलेटेड। 5-6 पॉइंट हुए, 1-2 पॉइंट और है और आगे चलेंगे, फिर आगे जो कहानी मिलेगी वो भी नोट करते चलेंगे। देखो, when photon strikes to any metal surface, then total momentum
टोटल मोमेंटम एंड एनर्जी इज कंजर्व, बट नंबर ऑफ फोटॉन्स आर नॉट कंजर्व। ठीक है, मतलब एनर्जी और मोमेंटम कंजर्वेशन का तो लॉ है, वो हम लगाएंगे, लेकिन जब भी कोई फोटोन किसी मेटल सरफेस पे टकराएगा और उसको कोई इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेगा तो नंबर ऑफ फोटॉन्स कंजर्व नहीं होंगे। मतलब 10 फोटोन टकराएंगे तो हो सकता है 2 इलेक्ट्रॉन निकले, 1000 फोटोन टकराएंगे तो हो सकता है 3-4 इलेक्ट्रॉन निकले। ठीक है, तो वो एक अलग बात है। तो एक बात याद रखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स कंजर्व नहीं होते हैं। ठीक है, बाकी एनर्जी मोमेंटम का तो फंडामेंटल लॉ कंजर्वेशन का वो याद रखना है। ठीक, ये वाली बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। ये सब बातें देखो, अब होता क्या है कि मान लो ये कोई मेटल सरफेस है, ठीक है, दिस इज मेटल सरफेस, और मान लो यहाँ से कोई रेडिएशन आया, ठीक, h न्यू एनर्जी का। तो कोई रेडिएशन आया, उसमें फोटॉन्स होंगे, फोटॉन्स आएंगे, फोटॉन्स टकराएंगे और यहाँ पे सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, दिस इज मेटल सरफेस, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, दिस इज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो एक बात समझना कि मान लो अगर मैं कहता हूँ h न्यू इक्वल्स टू 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कोई रेडिएशन है जिसकी अपनी कोई फ्रीक्वेंसी होगी, कोई वेवलेंथ होगी, तो उस रेडिएशन की अपनी कोई एनर्जी होगी, और उसी एनर्जी से E इक्वल्स टू h न्यू की हेल्प से हम फोटोन की एनर्जी निकाल सकते हैं। ठीक, तो मान लो एक रेडिएशन आया जिसमें फोटोन की एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, तो होता क्या है, तो वर्क फंक्शन समझने की कोशिश करो। व्हाट इज वर्क फंक्शन? वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन इज दैट, डेफिनेशंस हैं कुछ जरूरी, वो लिख देता हूँ। देखो, वर्क फंक्शन दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove an electron from metal surface is called work function, is called work function। ठीक है, W या फिर फाई से इसको दिखाते हैं। इसकी यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जनरली इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिखाते हैं, ऐसा यूनिट जूल बना सकते हैं, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि छोटी होती है इसलिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखते हैं। वर्क फंक्शन दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। ठीक, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मतलब अगर मैं कहता हूँ मान लो इसका वर्क फंक्शन है, इसका वर्क फंक्शन मान लो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, तो फोटोन आया 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, यहाँ से आया मान लो ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। ठीक, तो 4 बाहर निकलने में खर्च करेगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वो 4 तो वो खर्च होनी है, वो 4 उधर खर्च हो गई, तो फिर इसकी काइनेटिक एनर्जी बची 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मीन्स h न्यू इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। कुछ इस तरीके से इक्वेशन लिखी जाती है। ठीक है, मीन्स ऐसे समझो कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए उतनी एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए जितना उस मेटल का वर्क फंक्शन है। ठीक है, तो मान लो इस मेटल का वर्क फंक्शन मैंने कितना माना था, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो अगर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन आएगा तो वो फोटोन अपनी सारी की सारी एनर्जी किसी एक इलेक्ट्रॉन को दे देगा, और किसी एक इलेक्ट्रॉन को सारी एनर्जी जब ट्रांसफ़र हो जाएगी तो उस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी होगी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से वो खर्च करेगा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाहर आने में। ठीक है, वो एक तरीके का टिकट है। ठीक है, कि उसको बाहर आने के लिए इतने रुपए का टिकट देने था। ठीक है, उसको 10 रुपये मिले, 4 रुपये उसने बाहर आने में खर्च किए, अब उसके पास 6 रुपये, और 6 रुपये मतलब 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। वो उससे घूम फिर सकता है, मस्ती कर सकता है, बाहर चला गया। ठीक, नॉर्मली क्या होता है कि जब तक
ये कोई मेटल सरफेस है, ठीक है, कोई भी मेटल है, तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इधर उधर घूमते रहते हैं लेकिन बाहर नहीं जा सकते अपने आप से, क्योंकि वो बाउंडेड होते हैं। मीन्स जैसे ही वो निकलने की कोशिश करते हैं तो इसके सरफेस पे नेट पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, वो पॉजिटिव चार्ज उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने से अंदर खींच लेता है, ठीक। लेकिन अब उनके पास एक्स्ट्रा एनर्जी है, उस एक्स्ट्रा एनर्जी से वो कहेंगे ठीक है खींचो, हम तो 4 हमारे पास 10 है, हम तो 4 खर्च करेंगे बाहर निकलने में। उसने 4 खर्च की, 6 से वो बाहर निकल गया और वो घूम रहा है, तो वो वाली उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक। ये बेसिक सी इक्वेशन है बिल्कुल, ये अभी कभी यहीं पे याद हो जाए। तो वर्क फंक्शन दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, ठीक है। अब देखो काम की थोड़ी और बातें, जैसे मैंने तुमसे बोला, बहुत ध्यान से समझना, कि मान लो यहाँ से कोई फोटोन आया जिसकी एनर्जी थी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक, और यहाँ से उसने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ठीक। इसका वर्क फंक्शन था 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसकी काइनेटिक एनर्जी निकली कितनी, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। नॉर्मल तो ये होना है। ये तब पॉसिबल है जब कोई इलेक्ट्रॉन इस फोटोन से एनर्जी ले और चुपचाप बाहर निकल जाए, वो किसी से न टकराए। अंदर देखो इलेक्ट्रॉन्स अगर फ्री हैं तो वहाँ पे आयंस होंगे, पॉजिटिव आयंस। जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो अंदर आयंस से भी टकरा सकता है, हमेशा नहीं टकराता लेकिन कभी टकरा सकता है, ठीक। अगर टकराएगा तो कुछ एनर्जी तो टकराने में खर्च करेगा, ठीक है। 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इसकी एच डी थी, ठीक। ये वाला केस तब पॉसिबल है इफ नो कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन occurs with ions inside the metal, ठीक है। तब तो उसने क्या किया, 10 में से 4 बाहर निकलने में खर्च की, 6 उसके पास बच गई। लेकिन कभी कभी कोलिजन हो जाता है, मान लो यहाँ पे कोई अपना इलेक्ट्रॉन था, ठीक, और वो यहाँ से बाहर निकला, अब वो टकरा गया। मान लो इफ 2 कोलिजन्स, चलो मैं एक बार एक कोलिजन लेता हूँ फिर दूसरा भी लेता हूँ, ठीक है। तो ये कोलिजन वाला केस है, कोलिजन, बात को समझना। इफ 1 कोलिजन अकर्स, ठीक, और दूसरा केस इसमें ले रहा हूँ इफ 2 कोलिजन अकर्स। मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है, अब वो बाहर आने से पहले टकरा गया किसी आयन से, और 2 बार टकरा गया बाहर आने से पहले, हो सकता है 1 बार टकराए, हो सकता है 5 बार टकराए। तो मैंने 1 बार और 2 बार के 2 केस मान लिए, ठीक है। मान लो पहला केस ये और दूसरा केस ये, और इन ईच कोलिजन मैं ये डिफाइन कर देता हूँ, इन ईच कोलिजन एनर्जी लॉस्ट इज इक्वल्स टू, मान लो 10% ऑफ फोटोन। अब 10% ऑफ फोटोन का मतलब हुआ 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ फोटोन की, तो 10% इसका हुआ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हर एक कोलिजन में लॉस कर देता है। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बात को समझना यहाँ पे। तो देखो सारी एनर्जी 10 थी, बाहर निकलने में वर्क फंक्शन तो वही है क्योंकि वही मेटल है, वर्क फंक्शन उतना ही है, तो उसमें से कुछ तो गई वर्क फंक्शन की फॉर्म में, ठीक। 1 बार टकराया तो 1 और कम हुई और बाकी बची काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आई, 10 - 5, तो इस बार आई 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। 10% का मतलब क्या हुआ, इन ईच कोलिजन एनर्जी लॉस 10% ऑफ फोटोन। फोटोन की 10% कितनी हुई, 1, तो 4 तो उसने उसमें खर्च की, ठीक है। ऐसे समझो कि मैंने तुमको किसी जगह पे बंद कर दिया और मैंने बोला कि ये लो 10 रुपये, 4 रुपये बाहर जाने का है, वो अपने दे के बाहर निकल जाना। मान लो मूवी वूवी देखने गए कहीं पे, ठीक, तो बाहर निकलने का चार्ज है, 4 रुपये दिया और तुम बाहर आ गए, तो तुम पे बने, सीधी सी बात है कि एक बंदा मिला और मैंने कहा था ये बंदा मिलेगा, ये 4 रुपये लेगा, और 4 रुपये उसने लिए, तो तुम्हारे पास बचे 6 रुपये, और 6 रुपये से तुम अपने मस्ती कर रहे हो, घूम फिर रहे हो, ठीक।
अब मान लो दूसरा वाला बच्चा था, उसके साथ क्या हुआ कि उसको मिल गए 2 बंदे। तो एक बंदा जो मेन है, जो मेन गेट पे मिलेगा, वो तो 4 रुपये लेगा, लेकिन अंदर कोई मिल गया, उससे टकरा गया वो, और उसने कहा कि कहाँ जा रहे हो, तुम कहो बाहर जा रहे हैं, कहे 1 रुपये निकालो। मैंने कहा था कि अगर तुमको गेट वाला बंदा मिलेगा वो 4 रुपये लेगा, लेकिन अंदर कोई मिलेगा वो 1 रुपया लेगा, ठीक है। तो वो दिस इज लाइक कोलिजन। तो एक उसने ले लिया, तो 4 गेट वाले ने लिए, 1 अंदर वाले ने, तो कितने बचे, 10 में से 5 खर्च हो गए, तो 5 बचे, 5 काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ 2 कोलिजन हुए, मतलब 2 अंदर बंदे मिले, ठीक है। तो देखो 10 तो जो रुपए मैंने दिए थे वो हैं, जो फोटोन से आई सारी एनर्जी, 4 बाहर निकलने में खर्च किए वो गेट पे, और 2 बंदे अंदर मिले, 2 कोलिजन हुए, तो हर बार 10% गई उस फोटोन की, तो 1 गई, 1 और गई, और फिर बाकी की काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो इस बार काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, 10 - 6, दिस इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन मैं तुमको बताऊं सबसे ज़्यादा काम आएगी 99% ये वाली काम आएगी, मतलब वो वाले जो कोलिजन वाले केसेस हैं वो रेयर केस है, ठीक है। मान लो 1% इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। तो अगर कोलिजन बोला जाए तो तुमको ये बात याद रखनी है, ठीक है, कि भाई वर्क फंक्शन के अलावा भी एनर्जी लॉस हो सकती है। इलेक्ट्रॉन, अब समझना बात को, कि इलेक्ट्रॉन ने फोटोन से तो सारी एनर्जी ले ली, कोई एक फोटोन अपनी सारी एनर्जी किसी एक इलेक्ट्रॉन को देगा, सीधी बात, ठीक। सारी की सारी एनर्जी उसने ले ली, 10 की 10, उससे कोई कोलिजन हुआ ही नहीं, कोई मिला ही नहीं बीच में, ठीक है। वो चुपचाप आया, उसने अपनी वर्क फंक्शन काम, मतलब वो गेट पे जो 4 देना था वो वर्क फंक्शन के फॉर्म में 4 खर्च की, निकल गया, बस। दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। लेकिन होता क्या है कि हम आइडियल केस ही लेके चलते हैं, लेकिन ज़्यादातर होता यही है, लेकिन इस पे तुमको क्वेश्चन बहुत रेयर मिलेगा, 1%, ठीक है। तो इसी को हम ध्यान देंगे कि भाई जितनी एनर्जी आई वर्क फंक्शन के फॉर्म में गई, बाकी की काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास है। यहाँ पे एक कोलिजन हो गया। अब एक कोलिजन में मैंने डिफाइन करने का तरीका दे दिया कि 10% ऑफ फोटोन के बराबर वो कोलिजन में लॉस हो गई। तो ठीक है, 10 में से 4 तो बाहर निकलने में खर्च हुई, 1 लॉस टकराने की वजह से चली गई, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो बची 5। 2 कोलिजन हुए, तो एक बार 1, दोबारा 1, 4 तो आनी है, तो अब 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी थी 6। कोई कोलिजन नहीं होगा तो इतनी, और कोलिजन जितने ज़्यादा होंगे उतनी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, ठीक है। ये बात अच्छे से तुमको याद रहे, क्वेश्चन इस पे ज़्यादा मिलेंगे, उस पे मिलेंगे कम, ठीक है। मिटा देते हैं। अब देखो, एनर्जी ऑफ फोटोन ऐसे लिख लो, हाउ टू कैलकुलेट एनर्जी ऑफ फोटोन, हाउ टू कैलकुलेट एनर्जी ऑफ फोटोन, ठीक। देखो हमको पता है कि एनर्जी ऑफ फोटोन hc/λ है, ठीक। मैंने कहा इफ़ मान लो लैम्डा इज इक्वल टू 600 नैनोमीटर दे दिया, कि एक रेडिएशन स्ट्राइक होता है किसी मेटल सरफेस पे और उसकी वेवलेंथ इतनी है, ठीक है। ज़्यादातर वेवलेंथ डिफाइन की जाएगी। मान लो उसकी वेवलेंथ मैंने डिफाइन कर दी वो 600 नैनोमीटर, ठीक है। तो मैं कहता हूँ उस रेडिएशन में जो कि स्ट्राइक हुआ उस मेटल सरफेस पे, उस रेडिएशन में जो फोटॉन्स हैं उनकी एनर्जी क्या है, वेवलेंथ डिफाइन करनी। तो ये इक्वेशन काम करेगी, hc/λ, h और c की वैल्यू हमको पता है, लैम्डा की वैल्यू यहाँ रखेंगे, एनर्जी आ जाएगी, ठीक। लेकिन मैंने कहा है हाउ टू कैलकुलेट, तो तरीका कुछ अलग है। बाकी h की वैल्यू, c की वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू रख के आंसर तो आ जाएगा, लेकिन हमको उस फालतू की कैलकुलेशन से बचना है। अगर देखो कैलकुलेशन करो तो क्या आएगा, 6.62 × 10⁻34, 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 600 × 10�9 नैनोमीटर से मीटर। अब इस कैलकुलेशन को करोगे तो दिक्कत में पड़ोगे, कितना आएगा देखो, आएगा 200 6.62 × 10⁻200 के दोनों जीरो यहाँ -7 बचेगा, -7 ऊपर आके -34 और 8 पहले से 7 15 हो जाएगा, तो और नीचे 2 है, तो 3.31
इंटू 10⁻⁻, कितना 19, ये आ गया। दिस इज इन जूल, इतनी एनर्जी आ गई जूल। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करो। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना आएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, क्योंकि हमारे पास ये कन्वर्जन है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, तो 1 जूल की जगह इससे डिवाइड कर दो, तो 3.3 1 इंटू 10⁻⁻19, और 1 जूल बराबर दिस, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ई इज इक्वल टू कितना आया? 3.3 डिवाइडेड बाई 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिख रहा है? ठीक, ई इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेट आ गया 2.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी आई उस फोटोन की। ठीक, लेकिन इसका तरीका है, दिस इज राइट वे। इतनी फालतू की कैलकुलेशन से बचने के लिए ये तरीका अपनाएंगे जो मैं यहाँ बना रहा हूँ। ठीक, वो तरीका क्या है कि ई इज इक्वल टू, ये पूरी कैलकुलेशन करो तो आता है 12,400। 12,400। अच्छा, इस चीज़ की यूनिट क्या है? एच और सी की यूनिट इसकी है जूल इंटू सेकेंड। ठीक, तो 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हाँ, इसकी है जूल इंटू सेकेंड और इसकी है मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, तो जूल इंटू मीटर आ गया इसकी यूनिट। 12,400 लिखोगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू एमस्ट्रॉन्ग आता है, और नीचे भी 6,000 एमस्ट्रॉन्ग लिख लो। एमस्ट्रॉन्ग से एमस्ट्रॉन्ग कट जाएगा, दोनों जीरो से दोनों जीरो, और 12.4 डिवाइडेड बाई 6 2.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तरीका। अब देखो, ये सब तुमको लग रहा होगा ये क्या किया, मैं तुमको बताता हूँ। देखो, करना क्या है कि तुमको कुछ नहीं करना। अगर तुमको वेवलेंथ नैनोमीटर में दी जाए तो तुम उसको एमस्ट्रॉन्ग में बना लो। एमस्ट्रॉन्ग तो तुमको पता है कि एक एमस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है। ठीक है, तो ये तो 10⁻9 है, तो 10⁻9 को 10 कर लो। ठीक है, तो 10⁻⁻10 करने के लिए 6,000 बन जाएगा। तो 6,000 12,400 को, ये सब इसकी कैलकुलेशन है पूरे की। ठीक है, 12,400 को इससे डिवाइड करो, सीधे आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इससे क्या होता है कि एच की वैल्यू, सी की वैल्यू, इसकी वैल्यू सब पहले जूल में आता है, फिर जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना होता है। देखो कितनी लंबी लाइन बनी, और यहाँ से 12,400 डिवाइडेड बाई 6,000, सीधे आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अगर याद किया जाए तो समझदारी से याद किया जाए। और वैसे भी मैं तुमको बताऊँ, आंसर भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है, वेवलेंथ भी नैनोमीटर या एमस्ट्रॉन्ग में ही दिया जाता है। ठीक, तो कहने का मतलब क्यों हम फालतू के चक्कर में पड़ें कि सब एसआई में लिखें, जूल में निकालें और वो सब करें। तो सीधे करना कि 12,400 डिवाइडेड बाय, तो ऐसे लिख लो, ई इज इक्वल टू 12,400 डिवाइडेड बाय लैम्डा इन एमस्ट्रॉन्ग, तो एनर्जी आएगी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी कितनी आएगी? अगर लैम्डा एमस्ट्रॉन्ग में रखोगे तो सीधे एनर्जी आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 12,400 डिवाइडेड बाय लैम्डा, ये तुमको कैलकुलेशन से बचाएगा, इतना काम कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इज मेथड हाउ टू कैलकुलेट एनर्जी ऑफ फोटोन। मिटा देते हैं। फिर है नंबर ऑफ फोटॉन्स। नंबर ऑफ फोटॉन, इफ पावर ऑफ अ सोर्स इज गिवन, अगर किसी सोर्स की पावर दी गई है तो वो कितने फोटॉन्स एमिट करेगा, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक, मान लो मैं कहता हूँ कि एक सोर्स है जिसकी पावर है, मान लो 100 वॉट। ठीक,
सोर्स की पावर कितनी 100, ठीक है। और वो लेमडा कर रहा है 1240 एंगस्ट्रॉम। अगर मान लो एक सोर्स है, मान लो ये कोई सोर्स है, वो लाइट एमिट कर रहा है, इसका पावर तो मैंने दे दिया, इसका पावर तो ये, और वो लाइट एमिट कर रहा है जिसकी वेवलेंथ है 1240 एंगस्ट्रॉम। कितनी है 1240 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अगर 1240 एंगस्ट्रॉम उसकी वेवलेंथ है तो वो 1 सेकेंड में कितनी फोटॉन्स एमिट करेगा। क्वेश्चन है नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड इन 1 सेकेंड, ठीक। तो देखो एक काम कर लेते हैं, ये देख लेते हैं। एक बात सोचो बिल्कुल बेसिक सी, और उसी चीज़ को फॉलो करेंगे। मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, वो छोटी सी बात है, ठीक। मैं कहता हूँ कि मान लो 1 सेकेंड की बात कर रहे हैं, ओनली 1 सेकेंड, ठीक है। 1 सेकेंड में निकाल लेंगे तो 10 सेकेंड में भी निकाल लेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करके, तो 1 सेकेंड में बात करते हैं। मान लो मैं कहता हूँ एनर्जी ऑफ 1 फोटोन मान लो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक। और टोटल एनर्जी इन 1 सेकेंड बाय सोर्स मान लो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक। 1 सेकेंड में एक सोर्स 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी एमिट कर रहा है, ठीक। अब और वहाँ पे जो फोटोन है उस फोटोन की एनर्जी मान लो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो कितने फोटोन एमिट हुए होंगे 1 सेकेंड में 5। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स आए, नंबर इज इक्वल्स टू आया टोटल एनर्जी 1 सेकेंड में डिवाइडेड बाय दिस इज 5 आए नंबर ऑफ फोटॉन, ठीक है। दिस इज टोटल एनर्जी, एक तरीके से दिस इज टोटल एनर्जी इन 1 सेकेंड डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन, ठीक है। तो देखो यहीं पे इसी चीज को मैं लगा देता हूं। तो टोटल एनर्जी 1 सेकेंड में कितनी एमिट हो रही है, टोटल एनर्जी 1 सेकेंड में कितनी एमिट हो रही है। 1 सेकेंड में एनर्जी पावर ही तो होती है, तो 1 सेकेंड में जो एनर्जी एमिट हो रही है वो 100 जूल हो रही है, ठीक है। तो सीधे सीधे मैं कहूँगा, तो यहाँ से मैं एनर्जी ऑफ फोटोन निकाल लूँ। एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी आएगी hc ओवर लेमडा से 12400 डिवाइडेड बाय 1240, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। तो आने दो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटोन की एनर्जी। तो नंबर इज इक्वल्स टू आएगा टोटल एनर्जी 100, ये तो जूल है 1 सेकेंड में इतने जूल, ठीक है, डिवाइडेड बाय 10। तो मैं एक काम करता हूँ, चलो कुछ है नहीं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करेगा तो आंसर आएगा। तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये भी जूल। तो कहने का मतलब ये 10 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻19, ठीक है, हटाओ तो 6.25 इंटू 10⁻19 इतने। दिस इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड बाय दैट सोर्स जिसका पावर 100 वॉट है। और आसान करता मैं इसी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले लेता, तो यहाँ आता 10 और यहाँ पे आता मतलब यहाँ आता 100, यहाँ आता 10, तो 10 आ जाते फोटॉन्स, ठीक है। नहीं कोई बात नहीं, कन्वर्ट कर लो। तो सीधी सी बात है कि अपना तरीका बन के आया है कि टोटल एनर्जी, अब देखो 1 सेकेंड में इतने आ गए, तो मैं 10 सेकेंड में कितने, अगर मैं कहता हूँ इन 10 सेकेंड में, तो 10 सेकेंड में 6.25 इंटू 10⁻⁻19 को मल्टीप्लाई कर दो 10 से, 1 सेकेंड में इतने आ रहे हैं, तो 10 सेकेंड में 10 गुना हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला क्या बन के आया, पावर इंटू टाइम। देखो कितना आसान फॉर्मूला बन के आ रहा है। अब फॉर्मूला हर कोई बना सकता है, इसका फॉर्मूला बन के आ रहा है, तो इसका फॉर्मूला इसके नीचे वहीं पे लिख लेना। तो फॉर्मूला आ रहा है
नंबर इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। पावर इंटू टाइम हो गई एनर्जी, जितने टाइम की बात की जाए 1 सेकंड में की जाएगी तो टी इज इक्वल टू 1, तो सीधे पावर 100, ठीक है, और डिवाइडेड बाय, या तो ऐसे कर लो चाहे एच सी ओवर लेमडा, या फिर पावर इंटू टाइम डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। ये फॉर्मूला तुम्हारा बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो अगर तुमको पावर ऑफ सोर्स दिया जाए और पूछा जाए कितने फोटॉन्स एमिट हो रहे हैं, तो इतने फोटॉन्स एमिट हो रहे हैं उस सोर्स से। अब देखो कुछ और बातें, कुछ और अच्छे क्वेश्चंस, ठीक, कि अगर मैं तुमसे कहूँ तुमने पावर निकाल सकते हो, पावर से तुम नंबर ऑफ फोटॉन्स निकाल सकते हो, एक फोटोन की एनर्जी निकाल सकते हो, सब कुछ अब तुम कर सकते हो, ठीक है। अब एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, और देखो मैंने इसमें तुम्हें बहुत सारी फोटोन की पहले प्रॉपर्टी बता दी, वो प्रॉपर्टी मैं तुम्हें याद करा दूँ। वो प्रॉपर्टी है कि फोटोन का रेस्ट मास नहीं होता है, फोटोन पे चार्ज नहीं होता है, फोटोन कंजर्व नहीं होते हैं, एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व होता है, फोटोन की एनर्जी ई इक्वल्स टू एच सी ओवर लेमडा, मोमेंटम पी इक्वल्स टू एच ओवर लेमडा, ठीक, ये सारी चीज़ें। और बाकी मैंने तुमको कुछ बेसिक कैलकुलेशन करनी सिखाई, ठीक। अब एक और अच्छा क्वेश्चन है, वो मैं तुमको बताऊंगा। तो देखो मेरे पास एक क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन ये है कि इन अ फोटो इलेक्ट्रिक सेटअप अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, एक पॉइंट सोर्स है, मान लो ये कोई सोर्स है, और सोर्स का ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये तुमको सिखाएगा कि अच्छे क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। हालांकि इससे पहले वाले भी क्वेश्चन तुमने वो किए हैं, वो सब अच्छे क्वेश्चन में जुड़े हुए होंगे, ठीक है। तो बात को समझना, एक सोर्स है और जिसका पावर दे दिया है, उसका पावर है 3.2 इंटू 10⁻³ वाट, ठीक। कह रहा है इट एमिट्स द मोनोक्रोमेटिक फोटोन। मोनोक्रोमेटिक का मतलब है सिंगल वेवलेंथ वाले, ठीक है। मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है सिंगल वेवलेंथ। इट एमिट्स मोनोक्रोमेटिक फोटॉन्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। फोटोन, या फिर मैं लिख देता हूँ एनर्जी ऑफ फोटोन। ये जो सोर्स है ये फोटोन से एमिट करेगा, लाइट सोर्स है। फोटोन की जो एनर्जी है वो है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। दिस सोर्स इज लोकेटेड एट द डिस्टेंस 0.8 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्टेशनरी मेटेलिक स्फीयर फॉर वर्क फंक्शन। देखो ऐसे करके दिया कि ऐसे करके ये मान लो कोई सेंटर है, और इस सेंटर पे ये लाइट का सोर्स है, इसका पावर गिवन, ठीक। और ये बोला है कि सोर्स इज लोकेटेड एट द डिस्टेंस 0.8 मीटर। यहाँ पे मान लो ये कोई बॉडी है और इसका सेंटर ये है, यहाँ से 0.8 मीटर पे ये सोर्स रखा है, ठीक है। स्टेशनरी मेटेलिक स्फीयर ऑफ वर्क फंक्शन, ठीक है। ये कोई स्फीयर है, दिस इज स्फीयर, और इसका वर्क फंक्शन दिया इन्होंने, एंड दिस वर्क फंक्शन इज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। कह रहा है और इसकी रेडियस दे दी, इट्स रेडियस इज स्मॉल आर, एंड रेडियस 8 इंटू 10⁻³ मीटर, ठीक। तो कह रहा था एफिशिएंसी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन इज 1 फॉर एवरी 10⁻6 इंसिडेंट फोटोन। मतलब 10⁻6 फोटोन अगर टकराएंगे तो केवल 1 इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, दिस इज द एफिशिएंसी। मतलब 10⁻6 फोटोन, बाकी सब फोटोन गए, एब्जॉर्ब हो गए, ठीक है, 10⁻6, ठीक। तो 10⁻6 अगर फोटोन स्ट्राइक हुआ तो कोई 1 इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ, तो इसका मतलब हुआ कि नंबर ऑफ फोटॉन्स कंजर्व नहीं है, कि नंबर ऑफ फोटॉन्स जितने गिरे उतने इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। ये बात मैंने बताई थी, धीरे धीरे ये बात समझ में आती रहेगी, ठीक। इस क्वेश्चन की हेल्प से मैं इस बात को भी एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ।
तो कह रहा है एज्यूमिंग दैट द स्फीयर इज आइसोलेटेड एंड इनिशियली न्यूट्रल, ठीक है, स्फीयर, दिस इज स्फीयर, ये नाम लिख दिया है मैंने, स्फीयर इज आइसोलेटेड एंड इनिशियली न्यूट्रल, ठीक, इनिशियली न्यूट्रल, एंड दैट फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इंस्टेंटली स्वेप्ट अवे ऑफ आफ्टर इमिशन, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स इससे निकल रहे हैं, लाइट इस पे गिरेगी, इससे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ इसने बात की है कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इंस्टेंटली स्वेप्ट अवे, दूर भाग जाती है तुरंत के तुरंत आफ्टर एमिशन। फाइंड द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड। पहला है नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड, ठीक, और दूसरा इसने पूछा, दिख रहा है, ठीक, फाइंड द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड पर सेकेंड। दूसरा है द टाइम टी आफ्टर लाइट सोर्स इज स्विच्ड ऑन, फाइंड टाइम टी आफ्टर लाइट सोर्स इज स्विच्ड ऑन, आफ्टर लाइट सोर्स is switched on, at which photoelectron emission stops, at which photoelectrons emission stops, photoelectrons emission stops। ये क्वेश्चन मैंने डेटा लेने के लिए लिया है, क्योंकि अगर उल्टा सीधा डेटा हो जाए तो कैलकुलेशन हो जाएगी फालतू की, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत कुछ सिखाएगा। अब बात को समझो, देखो क्या कहा इसने। इसने कहा कि जो सोर्स रखा है, ये वाला जो सोर्स रखा है, इसका पावर ये है और एनर्जी ऑफ 1 फोटोन ये है, ठीक है, यहाँ पे स्फीयर रखा है, ठीक है, इसका वर्क फंक्शन ये, इसकी रेडियस ये, और यहाँ से 0.8 मीटर, मतलब ये सर्कुलर वाला जो भी है, इसका रेडियस दे दिया, और कह रहा है 10⁶ फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को। अब सोचो, देखो वो तो ठीक है कि इसने कहा कि हमको बताओ, हमको ये बताओ कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड, पहली बात। दूसरी बात को बाद में समझेंगे, पहले पहली बात को यहीं पे फिनिश कर लेते हैं। देखो कि कितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकेंड में एमिट होंगे, एफिशिएंसी भी काउंट करनी। तो देखो सबसे पहले इस सोर्स से कितने फोटॉन्स निकलेंगे वो निकाल लें, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड, तो वो तो मैंने बता दिया कि P × T/E है और T = 1 है, तो P कितना है, पावर 3.2 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 3.2 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय एनर्जी, तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 5 × 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है, जूल में हो गई, तो कैंसिल करो, ये कट गया, तो आया 2/5, यहाँ 20 कर लें, × 10⁻⁻4 हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तो 10⁻15 हो जाएगा, ठीक है, 10⁻+15 नहीं, 10⁻⁻4 और ये प्लस, ठीक है, 15 हो जाएगा। इतने नंबर ऑफ फोटॉन्स 1 सेकेंड में एमिट होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ फोटॉन्स आ गए, या फिर हम कह सकते हैं नंबर ऑफ फोटॉन्स 4 × 10⁻15 आ गए, ठीक। अब इस पे कितने फोटॉन्स गिरेंगे, क्योंकि ये वाले देखना, यहाँ से जो फोटॉन्स निकलेंगे वो सारी डायरेक्शंस में जाएंगे ऐसे, ठीक है, तो यहाँ तो केवल इतने गिरेंगे, इतने, ये वाले इस सेक्शन में इतने रीजन में जितने होंगे ये गिरेंगे, ये वाले, ठीक है,
क्योंकि सोर्स तो भाई सारी डायरेक्शंस में लाइट भेजेगा ना, तो इधर वाले फोटॉन्स जो इधर जा रहे हैं वो तो किसी काम के हैं नहीं, केवल इतने पोर्शन पे जो गिर रहे हैं। वो निकालने का तरीका होगा कि तुम निकालो ऐसे कि टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तरीका सीखो, आगे भी समझ में आएगा। 4 पाई आर स्क्वायर मतलब ये जो पूरा स्फीयर है इसके यूनिट पार्ट पे इतने गिरे, भाई टोटल डिवाइडेड बाय पूरा एरिया, तो यूनिट एरिया पे आ गए। या तुम ऐसे समझो कि 4 पाई आर स्क्वायर पे कितने गिरे, 4 पाई आर स्क्वायर पे गिरे n, तो यूनिट पे कितने गिरे, यूनिट पे निकाल लें n ओवर 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक। और हमको इतने एरिया पे चाहिए, ये वाला एरिया वही लेना है जो डिस्क का एरिया होता है, ठीक है। मतलब जो स्फीयर है ना, ये पूरा स्फीयर का एरिया नहीं लेना कि 4 पाई आर स्क्वायर इसका भी स्मॉल आर वाला लगा दो। वो एक्सपोज्ड एरिया होता है कि इस स्फीयर के सामने से बीच में से काटो तो जो पोर्शन दिखेगा, लाइट के काम में वो एरिया आता है, ठीक। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइक्स कितने हो गए, यूनिट एरिया पे इतने गिरे, तो नंबर ऑफ फोटॉन स्ट्राइक ऑन स्फीयर, तो स्फीयर पे कितने गिरे, यूनिट एरिया पे जितने गिरे मल्टीप्लाई बाय इसका एरिया, दिस इज नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइक्ड, ठीक। तो इसको तो मैं मिटा ही देता हूँ, एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन, इसकी मुझको ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो यहाँ से नंबर ऑफ फोटॉन रिसीव्ड बाय स्फीयर आ जाएगा 4 इंटू 10⁻15 डिवाइडेड बाय 4 पाई आर, 0.8 इंटू 0.8 आर कैपिटल वाला, और पाई आर स्क्वायर स्मॉल आर था 3 इंटू 10⁻, तो 8 इंटू 10⁻⁻3, 8 इंटू 10⁻, पाई आर स्क्वायर, तो 64 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा। तो देखो पाई से तो पाई काट दो, 4 से 4 काट दो, 10⁻15 डिवाइडेड बाय 64 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 64 इंटू 10⁻⁻6, ये इससे कट जाएगा। 10⁻15 डिवाइडेड बाय, ये ऊपर ले लो तो सीधे लिख दूँ 15 और 2 17, 17 में से गए 6, तो 10⁻11 फोटॉन, 10⁻11 फोटॉन वहाँ पे जाके उसके सरफेस पे गिरे। सोर्स से कितने निकले हर सेकंड, 4 इंटू 10⁻15, लेकिन इतने से पार्ट सोर्स से जो निकले वो सारी डायरेक्शंस में गए, तो वो इधर जो चले गए उनसे हमारा कोई लेना देना है नहीं। हमारा लेना देना है जो इतने पार्ट पे आए थे, केवल वो जो स्फीयर पे आए थे, तो वो कितने आए, इतने। लेकिन इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स को एमिट नहीं कर रहे, 10⁻6 एक इलेक्ट्रॉन को एमिट कर रहा है, ठीक है। तो मैं कहूँगा फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड, फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड, तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड वो कितने होंगे भाई, अगर 10⁻12 आता तो 10⁻6 से डिवाइड करो, ठीक है। मतलब ऐसे समझो कि 10 एक को करता है तो 100 कितने को करेंगे, 10 को, तो उससे डिवाइड ही तो करेंगे। तो 10⁻11 डिवाइडेड बाय 10⁻6 इज इक्वल्स टू 10⁻5। दिस इज द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड, ये पर सेकेंड ही है, ठीक है, 1 सेकेंड में। अगर मैं कहूँ 10 सेकेंड में या 100 सेकेंड में, तो उतने से मल्टीप्लाई कर दो, 1 सेकेंड में इतने होंगे तो 10 सेकेंड में 10 टाइम होंगे, 100 सेकेंड में 100 टाइम होंगे, ठीक। क्या किया देखो, मैंने नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड निकाला, ठीक है। अब अपने पास आता है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि फाइंड द टाइम टी आफ्टर लाइट सोर्स इज स्विच्ड ऑन एट विच द फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिशन स्टॉप्स। इस बात को समझो, देखो इसको तो मुझे मिटाने में देर तो लगेगी नहीं, ठीक है ना। इसको तो सेकंड पार्ट ये था कि
अगर वर्क फंक्शन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और ई इक्वल्स टू जो एच न्यू है फोटॉन की एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। तो यहाँ से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, वो आएगी 5 - 3 इक्वल्स टू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मतलब इस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, तो उन इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए इस पे जो चार्ज आना चाहिए, तो इस एनर्जी को ओवरकम करने के लिए इस पे इतना चार्ज आए कि जिससे पोटेंशियल बने EV0, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स निकलते जाएंगे तो इस पे पोटेंशियल ये बनता जाएगा और उस पोटेंशियल के करस्पॉन्डिंग एनर्जी ये बनती जाएगी। तो हम कहेंगे दिस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वो EV0 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो ये 2E मतलब ऐसे लिख लो सीधे सीधे, काइनेटिक एनर्जी 2E0, तो पोटेंशियल आ जाएगा 2 वोल्ट। और ये पोटेंशियल इस पे लाने के लिए चार्ज कितना निकलेगा, दिस इज Q ओवर R इज इक्वल टू 2 वोल्ट। तो चार्ज कितना बनना चाहिए, Q इज इक्वल टू 2 इंटू 8 इंटू 10⁻³ इसकी रेडियस थी, 8 इंटू 10⁻³ इसकी रेडियस, और 9 इंटू 10⁻9 K की वैल्यू। तो Q इज इक्वल टू आ जाएगा 16/9 इंटू 10⁻⁻12 कूलम। इतना चार्ज इस पे आए। और इतना चार्ज कैसे आएगा, तो देखो यूनिट टाइम में 10⁵ इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, तो यूनिट चार्ज इन यूनिट टाइम, या चार्ज इन 1 सेकेंड लिखो, 1 सेकेंड में कितना चार्ज आ रहा है इस पे, क्योंकि हर सेकेंड इतने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं 10⁵। तो चार्ज एट स्फीयर इन 1 सेकेंड वो हो जाएगा 10⁵ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इतना 1 सेकेंड में चार्ज आ रहा है। तो चार्ज इन टी टाइम कितना आएगा, वो आएगा 10⁵ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 1 सेकेंड में। तो टी टाइम में टी से 2 सेकेंड में 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 10 सेकेंड में 10 से, तो टी टाइम में टी से मल्टीप्लाई करो, इतना चार्ज आएगा। एंड दिस चार्ज इज इक्वल टू Q। इतने इलेक्ट्रॉन्स निकलते निकलते इतना चार्ज इस पे आ जाए, तो इतना चार्ज कितना है 16/9 इंटू 10⁻⁻12 10⁵ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू टी। तो देखो, तो टी इज इक्वल टू आ जाएगा 16 इंटू 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻14 सेकेंड। तो टी इज इक्वल टू आ जाएगा 10/9 इंटू 10⁻², तो मतलब 1000/9 333 सेकेंड। इतने टाइम में उस पर इतना पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जिससे कि उससे इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकल सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा, पॉजिटिव चार्ज उतना पॉजिटिव चार्ज उतना पोटेंशियल डेवलप कर देगा जिससे कि वो इलेक्ट्रॉन्स ना जा पाएँ। फिर से समझो, जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इतनी, और उतनी काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करने के लिए जो पोटेंशियल चाहिए वो EV0 चाहिए, वर्क एनर्जी थ्योरम से, ठीक है। EV0 तो ये एनर्जी है, तो V0 पोटेंशियल E से डिवाइड कर लो तो 2 वोल्ट आ जाएगा। तो इस पर कितना चार्ज चाहिए वो मान लिया Q, तो KQ ओवर R, और R जो है इसकी रेडियस, और रेडियस इसकी डिफाइन कर रखी है हमने पहले ही, ठीक है। वो रेडियस थी 8 इंटू 10⁻³ मीटर। तो इस तरीके से इतने टाइम में उस पर इतना पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा कि इलेक्ट्रॉन्स निकलने बंद हो जाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन सेकंड पार्ट पूछा गया था, ठीक है। इस इक्वेशन में अगर तुमको कोई डाउट है तो थोड़ी देर में ये भी और अच्छे से समझ आ जाएगी। बस बाकी तो इलेक्ट्रोस्टैट से ये इक्वेशन पुरानी है, इसको मैं मिटा सकता हूँ, मिटा दूँ, मिटा देता हूँ। देखो
देखो एक क्वेश्चन और कि एक कोई ये एटम है m मास का और ये v स्पीड से जा रहा था, इधर से एक कोई फोटोन आया, फोटोन, ठीक है। ये फोटोन आया, इसकी वेवलेंथ थी लैम्डा। दिस फोटोन स्ट्राइक्स टू एटम, so atom stops after absorbing this photon। इसको एब्जॉर्ब करने के बाद एटम स्टॉप हो गया, ठीक है। तो उसकी स्पीड बताओ। तो देखो फाइनल मोमेंटम ज़ीरो, तो इनिशियल मोमेंटम भी ज़ीरो, तो फाइनल मोमेंटम सिस्टम का ज़ीरो, मतलब दोनों का मिला के। तो देखो फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम दोनों का मिला के ज़ीरो, इनिशियल मोमेंटम इसका है mv, तो इसका अपोजिट डायरेक्शन में होगा h ओवर लैम्डा, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा h ओवर m इंटू लैम्डा, ये उसकी स्पीड आ जाएगी, क्योंकि मोमेंटम ऑफ फोटोन h ओवर लैम्डा होता है, ठीक है। तो अगर तुमसे वेवलेंथ दी जाए, कहा जाए वेवलेंथ, इसका मास दिया जाए, तो स्पीड निकाल सकते हो, उसकी काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हो, स्पीड आ गई तो काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो, कुछ भी पूछा जा सकता है। ये मोमेंटम कंजर्वेशन से रिलेटेड इक्वेशन और मोमेंटम फोटोन h ओवर लैम्डा लिखा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ गए होगे, इसको मैं मिटा सकता हूँ। देखो एक और क्वेश्चन, मान लो पावर ऑफ अ सोर्स, मान लो कुछ 100 वॉट है, ठीक है, और इट एमिट्स फोटॉन्स इज इक्वल्स टू 10⁻10 पर सेकेंड, ठीक है। तो वेवलेंथ ऑफ फोटोन पूछा गया कि बताओ, एक सोर्स है जिसका तुमको पावर दे दिया और उस सोर्स से हर सेकंड 10⁻10 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, तो उससे जो फोटोन निकलेगा उस फोटोन की वेवलेंथ क्या होगी। तो ये सब खेल खेलने आने चाहिए और आसानी से तुम इसको कर सकते हो। देखो इधर कि क्या करना है। देखो एक बात सोचो, मैंने तुमको सिखाया है नंबर, अच्छा एक बात बताओ, सोचो एक सेकंड में अगर वहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकले, एक सेकंड में सोर्स से एक सेकंड में 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एक फोटोन की एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, तो 5 फोटोन निकल रहे होंगे। मीन्स एक सेकंड में जितनी एनर्जी निकल रही है, उस एनर्जी को अगर एक फोटोन की एनर्जी डिवाइड करो तो नंबर ऑफ फोटॉन्स आते हैं एक सेकंड में, ठीक है। तो हमको वो डेफिनेशन तो पता है, तो मैं कहता हूँ ऐसे ही एक सेकंड में एनर्जी को नंबर ऑफ फोटोन से डिवाइड करोगे तो एक फोटोन की एनर्जी आ जाएगी भाई, नंबर इज इक्वल टू एनर्जी पर सेकंड डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, दिस इज नंबर पर सेकेंड, एक सेकेंड में आ जाएंगे। तो ऐसी एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, तो एनर्जी ऑफ 1 फोटोन कितनी आएगी, एनर्जी पर सेकेंड वो कितनी 100 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड 10⁻10, तो ये हो गया 10⁻2 और 10⁻10, तो 10⁻⁻8 जूल, 10⁻⁻8 जूल, ठीक है। इतनी एनर्जी आ गई एक फोटोन की। अब एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला क्या है, 12400 डिवाइडेड बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, तो एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो तुम चाहो तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लो, तो 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कर लिया, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट देखो, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है, ठीक है।
तो जूल की जगह मैंने रख दिया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय दिस, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय दिस, तो ये आ गया 1/1.6 इंटू 10⁻⁻, ऊपर तो 11 हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आ गई एनर्जी एक फोटोन की इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। तो लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, तो लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम कितना आएगा 12400 डिवाइडेड बाय 1/1.6 इंटू 10⁻11, भाई वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो 12400 1.6 इंटू 10⁻11 एंगस्ट्रॉम। बाकी इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो वो तो आ जाएगा, ठीक है। तो एंगस्ट्रॉम में ऐसे करके आएगी। तो अगर तुमको फोटॉन्स दे दिए जाते हैं तो तुम एनर्जी निकाल सकते हो फोटॉन की, और एनर्जी निकाल के बाकी कैलकुलेशन देख लेना एक बार को, सही होनी चाहिए, बाकी कुछ नहीं है। 10⁻⁻8 और इसको कर लिया इधर 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 10⁻11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया, वहाँ रख दिया, ठीक है। तो सब कुछ ठीक है, ठीक है, जो भी है। तो कैलकुलेशन है, कैसे कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन को ही सीखना है कि कैसे कैलकुलेशन करनी है, कैसे काम करना है। देखो, ठीक है, इसको मैं मिटा सकता हूँ, एक और क्वेश्चन पूछूंगा, फिर हॉल वॉच एंड लिनार्ड एक्सपेरिमेंट पे जाएंगे। क्वेश्चन सोचो, मान लो ये कोई मेटल सरफेस है और इससे कुछ दूर ये पॉजिटिव चार्ज रखा और यहाँ से रेडिएशन आ रहा है, ठीक है। तो कहा इससे ये लैम्डा का रेडिएशन है, तो वो रेडिएशन स्ट्राइक हो कि वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकले वो इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड चक्कर लगाना शुरू कर दे, ठीक है। और ये है चार्ज E, ठीक है, और इसका मास है m इसका मास छोड़ो, इलेक्ट्रॉन की मास की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखो ध्यान से, अगर मान लो मैं इसका मास कुछ m डिफाइन भी कर दूँ, ठीक है, मान लो इसका मास m है, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ रखा हुआ है, इसका मास m है, और यहाँ से इस सरफेस पे लैम्डा वेवलेंथ का रेडिएशन स्ट्राइक होता है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है और वो इतनी स्पीड का इलेक्ट्रॉन निकले कि वो इस पे चक्कर लगाना शुरू कर दे ऐसे इसके अराउंड। क्वेश्चन समझो, इससे कुछ d डिस्टेंस में मान लो, अच्छा क्वेश्चन है, सरफेस से d डिस्टेंस पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा, रेडिएशन स्ट्राइक हुआ लैम्डा का, कितनी वेवलेंथ, क्वेश्चन ये है कि कितनी वेवलेंथ का रेडिएशन स्ट्राइक हो जिससे कि वहाँ से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का अगर कोई इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वो इसके अराउंड चक्कर लगाना शुरू कर दे, ठीक। तो देखो बहुत आसान, करना क्या है कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि चक्कर लगाने के लिए, तो देखो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, मान लो वो v स्पीड से निकला, तो उसके लिए mv²/r चाहिए, और mv²/r किससे मिलेगा, ke²/r² से। भाई वो नेगेटिव, एक तरीके से कहानी कुछ ऐसी बनेगी, ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, वो ऐसे v स्पीड से निकलेगा और इसके अराउंड घूमेगा, r रेडियस, r = d दे दिया क्वेश्चन में, तो वो ऐसे घूमेगा, तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए घूमने के लिए, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिलेगा, वो कूलॉम अट्रैक्टिव फोर्स होगा जो कि उस पॉजिटिव चार्ज और इस नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन के बीच में से बनेगा। तो मैग्नीट्यूड ये भी E है और ये भी E है, तो मैग्नीट्यूड तो ke²/r² हो जाएगा, तो यहाँ से ही कट जाएगा। तो अगर मैं कहूँ हाफ mv², 2 से इधर भी डिवाइड कर लो उधर भी, तो हाफ mv² = ke²/2d हो जाएगा। ये आ गई काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, दिस इज करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अब देखो hc/λ = वर्क फंक्शन, अच्छा इसका वर्क फंक्शन मान लो w डिफाइन कर दिया, ठीक है, तो इसका वर्क फंक्शन w इज द वर्क फंक्शन, ठीक है, ये डिफाइन कर दिया। तो hc/λ = वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, और दैट इज दिस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो hc/λ = वर्क फंक्शन प्लस ke²/2d, तो
एच सी ओवर लेमडा इज इक्वल्स टू 2d एंड डब्लू 2wd प्लस के डी स्क्वायर। तो लेमडा इज इक्वल्स टू आ जाएगा एच सी 2d ओवर लेमडा इज इक्वल्स टू 2wd प्लस के डी स्क्वायर। ठीक है, और अगर के की वैल्यू रख दो, के की वैल्यू कितनी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वो वैल्यू रखोगे तो बाकी रीएडजस्ट कर लेना। ठीक है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था जो मैंने तुमको बताया। क्वेश्चन फिर से समझ लो, क्वेश्चन क्या था कि एक पॉजिटिव चार्ज जिससे डी डिस्टेंस पे रखा था, रेडिएशन आया, उससे कोई इलेक्ट्रॉन निकला, वो इलेक्ट्रॉन इतनी वेवलेंथ हो जिससे वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन निकले, तो वो इसके अराउंड सर्कल करना शुरू कर दे। तो वही सर्कल करने के लिए तो mv²/r चाहिए, तो वो तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के अट्रैक्टिव फोर्स से मिलेगा, तो वहाँ से ये आ गया। और वो जो उसके पास स्पीड है, उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी है, एंड दैट काइनेटिक एनर्जी वो कहाँ से मिली है, वो इस इक्वेशन से मिली। तो ये पुरानी इक्वेशन में ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन ऐड हो गई, और बस घुमा फिरा के लेमडा निकाल दिया कि कितनी वेवलेंथ का फोटोन स्ट्राइक हो। ये अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये तो यहाँ पे फिनिश करते हैं। हॉलबैच एंड लेनार्ड एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे इसके बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए बाय।